बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे एंड आई होप सो कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट पेपर जो है वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हवाले से है और उसमें मैंने यूनिट नंबर 1 को जो है ना वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों जो है ना वो वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर करते हैं देन जो डेफिनेटली आप लोग जो है ना मेरी वीडियो से विद इन अ वीक जो है वो एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है आप देख सकते हैं एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स है ये 8605 में, और उसमें पहला है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। और उसके अंदर जो आउटलाइन है हमारे पास, पहली है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड नेचर। उसमें हम इम्पोर्टेंस और स्कोप उसका देखेंगे, कुछ अप्रोचेस को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और ये जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसीलिए आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अगर आप लोग मज़ीद किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के हवाले से वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि चैप्टर का नाम ही एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम पहले इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है कि ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, गेन ऑफ विजडम, स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एजुकेशन है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ज़रा उसको हम पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव्स फ्रॉम लेटिन वर्ड्स मिनिस्टर। एजुकेशन एक लातीनी ज़बान मिनिस्टर से निकला है, विच मीन्स सर्विसेज, जिसका मतलब है खिदमत, यानी कि वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स। जब दूसरों की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सर्विंग अदर्स टू हेल्प देम ग्रो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है दूसरों की मदद करना ताकि वो आगे बढ़ सकें, तरक्की पा सकें। इन एजुकेशन ओवर 5000 पीपल्स मैनेज थिंग्स इन द कंट्री। तालीम में 5000 से ज़ायद लोग हैं वो कंट्री के अंदर इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे हैं। मोस्ट आर प्रोफेशनल, उनमें से कुछ प्रोफेशनल्स हैं। सम लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, और कुछ तजर्बे से सीखते हैं। एजुकेशनल एडमिन हैज़ चेंज्ड अ लॉट रिसेंटली। जो एजुकेशनल के अब मकासद हैं वो काफ़ी हद तक अब तब्दील हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके नेचर क्या है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अबाउट मैनेजिंग स्कूल्स एंड रिलेटेड अफेयर्स। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपने स्कूल और दीगर जो मामलात हैं उनको मैनेज करें, उनको हल करें, उनको कंट्रोल करें। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्शन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। एक बेहतरीन काम में लाने के लिए इदारे को आप उसमें डायरेक्शन और कंट्रोल और उसको मैनेज करना, इसको हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ हैं कहले थिंकर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, जिन्होंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस दी हैं। हम उनकी नज़र में इनको पढ़ते हैं। रसल टी ग्रैग, सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग में साउंड्स में मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। रसल टी ग्रैग के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू प्रमोट डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन क्वालिटीज़ इन चिल्ड्रन, अडल्ट्स एंड स्कूल पर्सनल। रसल टी ग्रैग के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वो तमाम ज़राए हैं जिनको यूटिलाइज़ करके प्रमोट किया जाता है तरक्की को, और इसमें इंसानी खसूसियात बच्चों में, बड़ों में और स्कूल के पर्सनल मफाद में वो की जाती हैं, ऐड की जाती हैं। गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स हैं और प्रोसीजर्स हैं टू ऑपरेट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़। जो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इदारे को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद एंड कोऑर्डिनेट्स ग्रुप एक्टिविटीज़ इन एजुकेशन। तालीम के अंदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वो हेल्प करती है एक्टिविटीज़ को डन करवाने में। इट्स द डायनामिक पार्ट ऑफ एजुकेशन। डायनामिक मतलब चेंज वाला, डायनामिक का मतलब होता है तब्दीली। तो ये जो एजुकेशन के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं उसका भी ये हिस्सा है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी सेट्स गोल्स। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के कुछ मकासद होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स टीचिंग प्रिंसिपल्स। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचिंग के प्रिंसिपल्स बताती है, रूल्स बताती है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवैल्यूएटिंग।
जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन चीज़ों को हैंडल करती है? प्लानिंग को, डायरेक्टिंग को, डायरेक्शन सही है नहीं है, कंट्रोलिंग को, एग्जीक्यूटिंग को और इवैल्यूएट करती है। नेक्स्ट चलते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो मीनिंग है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब जो हम पढ़ेंगे वो स्कोप है। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ब्रॉड। इट इंक्लूड्स आइडियाज़ फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बेनिफिट द ग्रेटेस्ट नंबर। जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है वो बहुत बड़ा है। वुसअत स्कोप मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, वुसअत होती है कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। और इसके अंदर वो आइडियाज़ शामिल हैं जो कि बेहतरीन काम करने के लिए किसी भी इदारे को फ़ायदा फराहम करते हैं, वो लार्जर नंबर पे हैं। इट एक्सप्लेन्स द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंश्योरिंग दे वर्क वेल टुगेदर। ये बताता है कि किस तरह से काम और एक्टिविटीज़ जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में होने हैं, उनकी डिटेल बताता है और फिर किस तरह से वो वर्क करते हैं मिलके, उस चीज़ को भी ये एक्सप्लेन करता है। इट इंश्योर्स साउंड प्लानिंग, गुड डायरेक्शन एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन इन डायरेक्शन एजुकेशन। आई होप सो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अभी तक इस कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को आप उर्दू में इंतज़ामिया के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन शोज़ ह्यूमन एक्टिविटी एट इट्स बेस्ट। एक बेहतरीन इंतज़ामिया जो है वो अपना इजहार करती है कि वह इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ना कि मशीन है, ठीक है। एट इट्स बेस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन आर टीम वर्क, क्लियर गोल्स, क्रिएटिव अप्रोच, अचीविंग सक्सेस। टीम वर्क में लोग मिलके काम करते हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। पीपल वर्क टुगेदर एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक दूसरे की ज़िम्मेदारी वो निभाते भी हैं, एक दूसरे का बर्डन कम भी करते हैं। क्लियर गोल्स, अचीव गोल्स बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। जब एक दूसरे की ज़िम्मेदारी बांट लेते हैं तो फिर गोल्स अचीव हो जाते हैं। और द ग्रुप मूव्स टूवर्ड्स इट्स गोल डायनामिकली। और फिर जब मिल के काम होता है, जब गोल्स क्लियर होते हैं तो फिर जो है ना वो आप के गोल जो है वो डायनामिकली चेंज भी हो जाते हैं, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते हैं। अचीविंग सक्सेस, फीलिंग सक्सेसफुल मेक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वो इदारा जो है वो परफेक्शन की तरफ मूव करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अचीव इट्स गोल्स। जो इंतज़ामिया है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ शामिल करती है ताकि अपने मकासद को हासिल कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की अहमियत जान लेते हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस वर्क एफिशिएंटली सो स्टूडेंट्स गेट द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट टीचर्स एट अ कॉस्ट द स्टेट कैन अफोर्ड। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस में मदद करती है? इदारे को मदद करती है कि वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकें ताकि जो बच्चा है वो सही तालीम हासिल कर सके सही टीचर से, और फिर वो अफोर्डेबल प्राइस हो, यानी फ़ीसेस जो है या यूनिफॉर्म है या किताबें हैं वो अफोर्डेबल हों, उसकी रेंज में हो बच्चे की। बेसिकली इट ब्रिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर टुगेदर फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इसका बुनियादी मकसद स्टूडेंट और टीचर को पास लाना है, इकट्ठे काम करवाना है ताकि बेहतरीन किस्म की लर्निंग हो सके। इसके मेजर पर्पसेस क्या हैं वो आप लोग नोट कर लें। मेक ए गुड पॉलिसीज़, अच्छी पॉलिसीज़ बनाना, एंड प्रोग्राम्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग टू हेल्प ह्यूमन ग्रोथ, ताकि इंसानी नशोनुमा हो सके, उसके लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बनाना। यूज़ द राइट मटेरियल्स टू डेवलप गुड ह्यूमन क्वालिटीज़, बेहतरीन मटेरियल और सही मटेरियल बनाना ताकि उससे इंसानी जो है खुसूसियात पैदा हो सके। रन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ टू अचीव गोल्स, प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ को चलाना ताकि आपको मकासद हासिल हो सके। हेल्प एवरीवन इन्वॉल्व्ड, यानी किड्स और अडल्ट्स ग्रो इन द मैनेजमेंट, और फिर जो किड्स और अडल्ट्स हैं उनको इसमें शामिल करना और उनकी हेल्प करना ताकि वो मैनेजमेंट में अपना किरदार अदा कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्पज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने पहले भी इसके हवाले से थोड़े से पर्पसेस पढ़े हैं, जहाँ पे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पीछे मेन पर्पसेस हमने यहाँ पे पढ़े हैं 3-4। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके वो बिगर पर्पसेस हैं, ठीक है। उनको डिटेल में अगर आप लोगों से पर्पस पूछे जाएँ तो आप लोग इसमें अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इकोनॉमी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये कुछ 4-5 हैं, आपने इसको डिस्कस करना है। अचीवमेंट ऑफ गोल्स,
एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ गोल ऑन इट्स ओन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी तालीमी इंतज़ामिया जो है वो ख़ुद कोई मकसद नहीं है, ठीक है। इंस्टेड इसके बावजूद इट्स अ वे, एक रास्ता है टू हेल्प अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन, जो आपको तालीम के मकासद हासिल करने में हेल्पफुल होता है। एजुकेशन इज़ मेंट टू हेल्प ब्रिंग अबाउट दिस सोशल चेंज। एजुकेशन का मतलब है कि हमने एक समाजी तब्दीली लानी है। एंड हेल्प पीपल कनेक्ट विद अदर्स, और दूसरों की मदद करनी है कि वो दूसरों से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। एंड अंडरस्टैंड हु दे आर, और हमें ये समझना है कि वो कौन है। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन द फोकस इज़ ऑन पीपल लाइक स्टूडेंट्स, जो मेन तवज्जो का मरकज़ होते हैं वो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एंड अदर स्टाफ होता है जैसे क्लर्क हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और भी जो हैं वो स्वीपर्स हो गए, पीएन वगैरह, ये सारे फोकस होते हैं। एज़ वेल एज़ थिंग्स लाइक मनी, इसके अलावा चीज़ें जो एक इदारे की ज़रूरत होती हैं, मनी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, एंड सप्लाईज़ है, तो इंतज़ामिया इन चीज़ों का भी ख्याल रखती है, इनकी सैलरीज़ का भी ह्यूमन बीइंग के, और जो चीज़ें प्रोवाइड करना नेसेसरी है इदारे के लिए उनको भी। टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन, तालीम का मकासद हासिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स लाइक आइडियाज़, करिकुला, टीचिंग मेथड्स, रूल्स एंड कम्युनिटी नीड्स इन अ वे दैट वर्क्स वेल। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ख़यालात को, करिकुला को जोड़ते हैं, टीचिंग मेथड्स उस तरह से प्रोवाइड करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, बनाते हैं, कम्युनिटी नीड्स होती हैं उस पर काम करते हैं, ठीक है। ये है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी अपने मकसद को हासिल करने के लिए इंतज़ामिया क्या किरदार अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इकॉनमी। इकॉनमी मतलब हमारी मईशत, जितनी वो स्ट्रॉन्ग होती है, इदारे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो, क्योंकि वो जो है ना वो पैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली तौर पर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, इदारे को, उसकी बिल्डिंग के हवाले से। तो इकॉनमी क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शुड check that human material resources should be economically used to achieve maximum benefits। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं यानी जो इंतज़ामिया होती है वो इस बात को चेक करती है कि जो ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज यानी इंसान की ज़रूरत के लिए चीज़ें जो उसको लर्निंग में काम आएंगी, क्या वो इकोनॉमिकली अवेलेबल हैं, क्या वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट चाह रहा है, जैसे कि बोर्ड मार्कर्स का होना, इंक का होना, बोर्ड का होना, ठीक है, बुक्स का होना, क्या ये उनसे फ़ायदा पहुंच रहा है। वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स शुड बी अवॉइडेड, किसी किस्म का जो नुकसान है वो उसको अवॉइड किया जाए। एजुकेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ कंसिस्टेंटली एडमिनिस्ट्रेड पुअरली, तालीम जो बाहर के ममालिक में दी जा रही है उसमें उसकी जो इंतज़ामिया वो पूरली काम कर रही है। कैसे? इट इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई मॉनेटरी कॉस्ट, कि वहाँ पे गैर मामूली बहुत ही ज़्यादा जो है किस्म की जो कीमती अशिया हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड लैक्स इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और वहाँ पे फिर क्या होती है, प्लानिंग नहीं होती, ना ही कोई मिल के काम करते हैं, बल्कि सेपरेटरी सब करते हैं। यानी इकोनॉमिकली तो वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो पैसे तो लगा लेते हैं, लेकिन उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती कि किस तरह से हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। फॉर द मोस्ट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज़ रिसोर्सेज is very important that the plans for the development of economy and for developing human resources should be coordinated। एक बेहतरीन किस्म की कंट्री के अंदर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान बनाएं और अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करें और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना यूज़ करने में एक दूसरे से ताउन करें, ठीक है। ये है इकोनॉमी के हवाले से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किरदार है, उसका मकसद क्या है बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एजुकेशनल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, 3 फैक्टर्स आर ऑफ अ बेसिक इंपॉर्टेंस, 3 किस्म के फैक्टर्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक फ़िज़िकल कैपिटल और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? आर नॉट ओनली डिटर्मिंग फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अंदर सिर्फ मईशत की डेवलपमेंट नहीं आ जाती। इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट वेरीज ग्रेटली इन इट्स इफेक्टिवनेस। सिर्फ मईशत को बेहतर बनाने के लिए इस पर काम नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, बल्कि उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है, उसकी बेहतरी के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। The problem is not only to bring about an increase in the shares of a natural produce, जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है वो अपने जो नेचुरल प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें उनके अंदर इजाफा करें, बट आल्सो टू ब्रिंग अबाउट अ मोर डिज़ायरेबल एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन आप जो ज़रूरत के मुताबिक किसी भी लोकेशन में किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो आप करें,
यानी प्लानिंग करें। टू मेक फुल यूज़ ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो किसी भी इदारे के लिए मुख्तस की गई है रकम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए अ क्वालिफाइड मैनेजरियल इंजीनियरिंग एंड लेबर फोर्स इज़ एसेंशियल फॉर सिलेक्शन। आपको एक बेहतरीन किस्म की इंतज़ामिया, इंजीनियरिंग और लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, ताकि जो ये आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिली है उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके। देयरफॉर टू बरिंग अबाउट डेवलपमेंट यूजिंग एजुकेशन, इसीलिए जो एजुकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है डेवलप करने के लिए, इट इज़ डिज़ायरेबल टू कंजर्व दी 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके लिए ये एक ख्वाहिश है, ये होना चाहिए कि 3 किस्म के जो फैक्टर्स ऊपर हमने बताए हैं, एक तो फिज़िकल कैपिटल यानी कि जो आपको फ़िज़िकल नीड्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, यानी लोगों की ज़रूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि इंसान जो उसकी स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत होती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको कुदरती माहौल की ज़रूरत होती है, और भी बहुत से फैक्टर्स जो कि आपके इकॉनमी से जुड़े हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब है बेहतरीन किस्म का रिसोर्सेज का इस्तेमाल, ठीक है। दीज रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट वन शुड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम फ्रॉम अ गुड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास एक बेहतरीन और अच्छी वाली एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो तभी मुमकिन है कि जब वो जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर से कोई भी एक मैक्सिमम बेनिफिट को उठा सके। यानी किसी को अगर किसी इंतज़ामिया के अंडर रहकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इक्वली ये मैक्सिमम जितना वो दे सकता है फ़ायदा इंतज़ामिया उतना हो रहा है, तो फिर ये ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है। तो हमने अभी तक पर्पस पढ़े हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के, कि एक तो जो रिसोर्सेज है उनका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए, दूसरा इकोनॉमी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्यों किसी इदारे को प्रोवाइड कर सकें। और इसके अलावा हमने पढ़ा है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एंड द लास्ट वन हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी पढ़ा है, ठीक है, 3 फैक्टर्स के अंदर। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हम नेक्स्ट चलते हैं। लुथर गुल्लेक एंड लिंडल अर्विक, इनका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या किरदार है उसको थोड़ा पढ़ते हैं हम, ठीक है। लुथर गुल्लेक एंड लिंडल अर्विक कौन हैं ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पोस्ट कॉर्ब इन्होंने दी थी एक थिंकिंग, या कह लें एक मैनेजमेंट के लिए एक आउटलाइन थी, या ये कह लें ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या ये कह लें कि की पॉइंट्स थे जिन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से दिए थे। ये कुल मिला के कोई 7 एक पॉइंट्स बनते हैं। पोस्ट कॉर्ब इसको हम कहते हैं। पोस्ट कॉर्ब मतलब आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये होता क्या, ये एक्रोनिम है जो कि लुथर गुल्लेक और लिंडल अर्विक ने डिस्क्राइब किया था। ये इसके अंदर 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। पोस्ट में जो पी है उसका मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब है रिपोर्टिंग और बी का मतलब है बजटिंग। अगर आप लोगों को ये आते हैं देन डेफिनेटली जो वी डिस्क्राइब द पोस्ट कॉब, ठीक है। तो पोस्ट कॉब में ये 7 एलिमेंट्स आते हैं जो कि इन दोनों ने हमें दिए थे। दिस क्लासिकल मॉडल इमर्ज्ड इन द फील्ड ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू गाइड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। ये बनाया गया था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो जनाब इसको यूज़ करते हुए बेहतरीन किस्म के जो फ़ैसले हैं उनको ले सके और ऑर्गेनाइजेशन को तरतीब दे सके, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पोस्ट कॉब में पहला, जैसे मैंने कहा कि पी क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है सेट अप अथॉरिटी स्ट्रक्चर फॉर वर्क सब डिविजनल्स विद डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है कि अथॉरिटी का स्ट्रक्चर बनाना काम के लिए और उसको आगे डिवाइड कर देना ताकि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर हो सकें। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तरतीब देना, मीन अरेंजिंग पीपल, मटेरियल्स, प्रोसीजर्स, नॉलेज एंड वर्क, इन सब को तरतीब में लाना ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। स्टफिंग क्या है, बरिंग इन, ट्रेन एंड मेंटेन स्टाफ इन अ गुड कंडीशन। इसका काम है कि आप लोग अपने जो स्टाफ है, आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको बेहतरीन टीच एंड ट्रेन करें और उनको मेंटेन रखें, उनकी हालत बेहतरीन होनी चाहिए। डायरेक्टिंग, मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर्स एंड गाइड, ठीक है, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें प्रिंसिपल आपके डायरेक्शन करते हैं, उसके ऊपर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो गाइड करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं, टीचर्स को प्रिंसिपल गाइड करते हैं। तो इसी तरह से
कोऑर्डिनेटिंग क्या है, मिल के काम करना, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्क, काम के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ देना, इसका मतलब ये होता है। रिपोर्टिंग, कीप रिकॉर्ड्स फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड स्टे इन्फॉर्म्ड, कि आप जो चीज़ें आपने टेस्ट लिया है फॉर एग्जांपल टीचर, तो वो उसका रिकॉर्ड रखे और उस बच्चे को भी इन्फॉर्म करें और स्टूडेंट्स को और इनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करें। बजटिंग क्या है, हैंडल फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपने उसको मेंटेन करना है, ना तो आपने इसमें जो है कंजूसी करनी है, ना ही इसमें आपने फजूल खर्ची करनी है, इस चीज़ को मेंटेन करना है। तो यही ये पोस्ट कोप के 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से पूछा जाता है कि ये पोस्ट कोप क्या है, इसके हवाले से बताएं, और ये किसने पेश किए थे, किस लिए पेश किए थे, इसका किरदार क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके बने बनाए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट चलते हैं, हेनरी फेयोल, ये कौन है? इन्होंने भी कुछ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ एलिमेंट्स दिए थे, जिस तरह से पोस्ट कोप के हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं। तो हेनरी फेयोल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फाउंडर कहा जाता है। फेयोल इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको जाना जाता है जो इसने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के वाले से दिए। एंड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और जो 5 इसने फंक्शंस मैनेजमेंट के दिए, यानी एलिमेंट्स भी उसे कह सकते हैं। एक तो 14 प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के हवाले से दिए, उस वजह से इनको जाना जाता है। दूसरा जो 5 फंक्शंस या 5 एलिमेंट्स इन्होंने दिए मैनेजमेंट के हवाले से, उसके हवाले से जाना जाता है। वो 5 कौन से हैं? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है, हेनरी फेयोल के मुताबिक। जबकि अभी हमने पीछे जो 2 पढ़े हैं थ्योरिस्ट, ठीक है, गुल्लक और लूथर ऑरविक है, इन दोनों के नाम मैंने मिक्स कर दिए आई थिंक। हाँ जी, दोबारा से पढ़ते हैं। लूथर गुल्लेक और लिंडल ऑरविक हैं। इन दोनों ने जो दिए थे वो 7 और इसने जो दिए थे वो 5 दिए थे। विच आर स्टिल स्टडीड इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज टुडे, जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है। इसके हवाले से हम अभी पढ़ते हैं। फेयोल थॉट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एजुकेशन। इसमें ये 5 एलिमेंट्स इसने दिए थे। इसमें प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग वो एक आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है जिसमें आप फैक्ट्स को सामने रखते हुए प्लान करते हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हासिल किए जा सकें। ऑर्गेनाइजिंग मतलब है अरेंजिंग पीपल, मटेरियल, प्रोसीजर, नॉलेज एंड वर्क, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ही आउटलाइन 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। वो कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल से देखते हैं। पहला है प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। इट आल्सो लुक्स इनटू कंडीशंस अफेक्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। इसमें शामिल है कि आपने मकासद को हासिल करने के लिए पहले उसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या हमने हासिल करना है, फिर इसका स्कोप देखना है, उसके अलावा आपने इस कंडीशंस को भी देखना है कि ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट में जो आ रही हैं कौन सी चीज़ें असरअंदाज हो रही है। प्लानिंग हमने जो पीछे पढ़ी है आप लोग वो भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। सेटअप अथॉरिटी स्ट्रक्चर फॉर वर्क सब डिविजनल विद डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी आप लोगों को आसान लगे आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो पीछे वाला है वही सेम भी हो सकता है, आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अबाउट गेटिंग पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क कोऑपरेटिवली। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? लोगों को मिल के आपस में काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने ये भी देखना है कि जो पीछे 7 एलिमेंट्स हैं गुल्लक के और ऑरविक के, इन 7 में और इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि 7 एलिमेंट्स जो उन्होंने दिए थे और हेनरी फेयोल ने जो 5 एलिमेंट्स दिए थे, इनके अंदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क क्या है, ठीक है। उसकी प्लानिंग में और इसकी प्लानिंग में थोड़ा फ़र्क है। उसकी प्लानिंग को भी आप देख सकते हैं, वो तो एलिमेंट शामिल है हेनरी फेयोल के, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि आप ऑब्जेक्टिव और स्कोप भी देखें, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग में उसने कहा कि आपस में एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो मिल के काम करें, यानी टीचर्स जो लोग हैं वो मिल के काम करें। इट इंश्योर्स टैलेंट्स एंड एनर्जीज़ आर यूज्ड ऑप्टिमली। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि जो लोगों का टैलेंट है और जो उनकी एनर्जी है वो सही जगह पे लगनी चाहिए।
फिर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग इज़ द थर्ड स्टेप। और पीछे आप देखिए परेशान नहीं होना, यहाँ पे कमांडिंग आ जाता है, तो कमांडिंग डिसीजन करेंगे तो कमांडिंग देंगे ना, तो ये सेम ही है। तो इट्स द आर्ट ऑफ मेकिंग इफेक्टिव एग्जीक्यूशन डिसीजंस ऑन पर्टिनेंट क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन है उसके हवाले से आप प्रॉपर जो है किसी सही किस्म का डिसीजन ले सकें, ये उसके हवाले से है। स्टिमुलेटिंग, पीछे हमने इसके हवाले से पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर मोटिवेट्स मेंबर्स टू अचीव गोल, कि एक जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो दूसरे मेंबर्स को जो है वर्ज करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। दे अवॉइड यूजिंग अथॉरिटी टू इनकरेज क्रिएटिविटी, वो अथॉरिटी को अवॉइड करते हुए उनको क्रिएटिविटी करने पे फोकस करता है। कोऑर्डिनेटिंग क्या है, सॉरी यहाँ पे हम कंट्रोलिंग एजुकेशन को इस सेंस में लेंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्या, इट बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल फॉर ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड प्रिंसिपल्स। इसके मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट है लोगों के दरमियान, उसको आपने इसमें रिलेशनशिप कायम करना है। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड प्रिंसिपल्स, आपने ड्यूटीज़ भी लोगों को प्रोवाइड करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। हम ये इन शॉर्ट देखते हैं कि जो लूथर और अर्विक का मॉडल है 7 एलिमेंट्स का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने जो ये मटेरियल्स हैं यानी चीज़ें हैं उन पे फोकस किया है। लेकिन जो हेनरी फ्यूल है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस कर रहे हैं। वो इंसानों के आपस में कोऑर्डिनेशन, इंसानों की प्लानिंग, इंसानों के ऑब्जेक्टिव्स, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है। आप लोगों को और भी कोई डिफरेंस लगे तो आप लोगों ने वो भी मेंशन नीचे लाजमी कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कम्युनिकेटिंग है, ये एक अदर किस्म के आप समझ लें, इसको भी हम पढ़ते हैं। इट्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। कम्युनिकेट का मतलब ही यही होता है कि आपने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, और स्टूडेंट्स और टीचर हो तो आपस में उनके क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स होते हैं, और आपने आइडियाज़ शेयर करने होते हैं। उसमें 3 चैनल कहा जाता है, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, एक डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड मतलब है टीचर्स टू प्रिंसिपल टू हायर ऑफिशियल, जो टीचर अपने प्रिंसिपल से या फिर हायर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है बिटवीन कोलीग्स एट द सेम लेवल, जो आपके टीचर्स एट द सेम लेवल है उनके दरमियान में बातचीत। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स टू जूनियर्स, जो सीनियर जूनियर से बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। एवेल्यूएटिंग, तज्जिया करना। एवेल्यूएटिंग एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चेक्स हाउ वेल एक्टिविटीज़ हेल्प अचीव गोल्स टू फाइंड वीकनेसेस एंड इम्प्रूव। इवेल्यूएटिंग जो तज्जिया करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस बात को चेक करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से मददगार साबित हो रही हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, और किस तरह से ये बच्चों की वीकनेसेस और फाइंड कर रही हैं और उनको कैसे इम्प्रूव कर रही हैं। दिस इज़ डन थ्रू मेथड्स लाइक कोऑपरेटिव स्टडीज़, सर्वेज, टेस्टिंग प्रोग्राम्स एंड ओपिनियन पोल्स। इन जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ बताई, इनसे उनकी वीकनेसेस को दूर किया जा सकता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरा डायनामिक होना चाहिए, यानी उनको अंदर लचक होनी चाहिए, और वो सिचुएशन को देख के वो डायनामिक मतलब तब्दील हो सके, ऐसा स्टेटिक ना रहे, रिजिड ना रहे। अलाउइंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड फ्रीडम, जो कि आपको तजर्बे की इजाज़त दें और आपको खुली आज़ादी हो टू फ्रेम एम्स एंड आइडियल्स, के आप अपने मकसद और अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, अपने ख़यालात को जो है ना फ्रेम कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड बी ओपन माइंडेड, जो इंतज़ामिया उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए, एंड विलिंग टू चेंज प्रैक्टिसेस, और उसको इस बात पे राज़ी हो जाना चाहिए कि जो ये प्रैक्टिसेस हैं यानी मशक़ें हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यानी चेंजिंग होनी चाहिए। पीरियोडिक रिव्यूज़ एवरी 3 to 5 years हेल्प डिस्कार्ड ओल्ड प्रैक्टिसेस। आप जब मुसलसल 3 से 5 साल एक जो है प्रैक्टिसेस जो पुरानी है उनको देखते रहते तो आपको हेल्प आउट मिलती है कि आप पुरानी जो है वो रिमूव कर दें और नई चीज़ें ऐड कर दें, इंट्रोड्यूस न्यू वंस, ठीक है। कंपेयरिंग प्रैक्टिसेस बिटवीन स्टेट्स एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो प्रैक्टिस स्टेट्स और ट्रेनिंग होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो इदारा है जिसका इतना बड़ा नाम है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन हेल्प विद प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग, ये आपके साथ प्रोजेक्ट के प्रोग्राम करने में हेल्प करते हैं। एंड वर्क शुड बी डन बाय ऑफिसर्स
एट देयर ओन लेवल, और जो ये काम है वो ऑफिसर्स के ख़ुद भी अपने लेवल पे करते हैं, ठीक है, एवेल्यूएटिंग का, जायज़ा लेने का। सो ये अब तक क्या फंक्शंस हमने कर लिए। नेक्स्ट हम कुछ अप्रोचेस देख लेते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की। अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द वेज और मेथड यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अप्रोचेस क्या हैं, ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो मेथड्स हैं, वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है किसी भी तालीमी इदारे को, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ टू अचीव एजुकेशनल गोल्स इफेक्टिवली, ठीक है। इसके अंदर प्लानिंग, वही जो लुथर के मॉडल है 7 एलिमेंट्स, और हेनरी फ्योल ने जो मॉडल दिया है, एलिमेंट्स दिए हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं इस अप्रोच के अंदर, ठीक है। उसमें सब चीज़ें इस अप्रोच के अंदर शामिल है। हम इनको कुछ डिटेल से देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुराने दौर की इंसानी एक्टिविटीज़ में से एक बेहतरीन एक्टिविटी है। एंशियंट इजिप्शियंस एंड चाइनीज़ हैड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। जो कदीम हैं इजिप्शियन यानी मिस्री और चाइनीज़, उनका बड़ा ही पेचीदा किस्म का इंतज़ामिया निज़ाम था बिग प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे बिल्डिंग पिरामिड्स बनाना है तो उस हवाले से उसकी चेकिंग आउट के लिए। दीज एंशियंट सिस्टम्स यूज़ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर स्टिल यूज्ड टुडे। उन कदीम जो सिस्टम है उन्होंने मैनेजमेंट के हवाले से कुछ सिस्टम यूज़ किए थे जो आज भी यूज़ होते हैं। मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन यूरोप एंड ब्रिटेन 19th सेंचुरी। जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज यूरोप और ब्रिटेन में 19वीं सदी में यूज़ हुई थी, आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज़। वो एक बेहतरीन मिसाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टू की आइडियाज़ सपोर्ट द रेशनल फॉर सिविल सर्विसेज। 2 किस्म के बेहतरीन आइडियाज़ हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं सिविल सर्विसेज के रेशनैलिटी पे। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी गाइडेड, स्टडीड एंड टॉट सेपरेटली फ्रॉम व्हाट्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेड। कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको स्टडी करनी चाहिए और पढ़ाना चाहिए सेपरेटली, अलग, फ्रॉम व्हाट्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेड। जो भी उनको पढ़ाया गया थोड़ा उससे हट के वो जो है ना वो स्टडी करें। पॉलिसी डिसीजंस इन गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो उसको गवर्नमेंट का पार्ट, पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दीज पॉलिसीज़ डिसीजन आर बेस्ट कैरिड आउट बाय सिविल सर्वेंट्स। जो इंतज़ामिया है जो है वो सिविल सर्वेंट से जो है वो स्कूल के हवाले से बेहतरीन पॉलिसी बना सकते हैं, उसको पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स जॉब्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिशियंस विम्स। कि जो ये सिविल इदारे हैं इनको सियासतों की जो है नज़र नहीं होना चाहिए, उनके इशारों पे या उनकी ख्वाहिशात पे नहीं चलना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स कैन डेवलप गुड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। जो सिविल सर्वेंट्स हैं यानी कि शहरी हैं, उनको एक बेहतरीन इंतज़ामिया का जो है ना वो काम मुकम्मल करना चाहिए, प्रोसीजर जो है, ठीक है, एक अच्छी इंतज़ामिया का। नेक्स्ट हम चलते हैं इन द US ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। US के अंदर 19वीं सदी में एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता था गवर्नमेंट। लीडिंग टू ग्रोथ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक इंतज़ामिया, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए किरदार अदा करती थी। अमेरिकन सिविल सर्विस फोकस्ड ऑन ऑनेस्टी। जो अमेरिका की सिविल सर्विस है वो फोकस करती थी ऑनेस्टी पे, फेयरनेस पे, अनलाइक यूरोपियन या ब्रिटिश सिस्टम दैट एम्फसाइज एक्सपर्टाइज। ना कि यूरोपीय और बरतानिया के सिस्टम की तरह जो कि सिर्फ जो है ना वो माहिर फ़न पे जो है ना वो फोकस करते थे, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट। जो रशिया के अंदर, आई थिंक रशिया के अंदर, आई नहीं, फ्रांस के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उसके बाद जो है ना वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट वो चेंज हो गया था, अफेक्टिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि स्कूल इंतज़ामिया या तालीमी इंतज़ामिया उन पे अफेक्ट हो रही थी। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक W. टेलर। फ्रेडरिक W. टेलर जी हैं, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से। हम उनको पढ़ लेते हैं। रिप्लेस गेस वर्क विद साइंस। टेलर वांटेड टू यूज़ द मेजरमेंट्स टू फिगर आउट द बेस्ट वे फॉर वर्कर्स टू डू देयर जॉब्स बाय ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये जो टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया था, ये चाहता था कि जो भी मेजरमेंट इस्तेमाल करते हुए ना, ये जितना भी आपका बड़े बड़े हिस्से हैं, लाइक वो क्या है,
आप उसको क्या करें, मेजरमेंट करते हुए उसको हिस्सों में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर उसको बाद उसको आप पढ़ें, आप फिगर आउट करें कि बेहतरीन तरीका क्या है वर्कर्स का। उसके मुताबिक बेहतरीन तरीका ये था कि बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको स्टडी करें। सेलेक्ट एंड ट्रेन वर्कर्स साइंटिफिकली। ही बिलीव्ड इन यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड्स टू चूज़ एंड ट्रेन वर्कर्स फॉर स्पेसिफिक जॉब। उसका ये यकीन था कि एक ख़ास किस्म का मेथड इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं, जो ख़ास किस्म के काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करने के लिए। क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेलर सेट मैनेजमेंट शुड सेट गोल्स। उस टेलर कहता था कि जो मैनेजमेंट है उसको अपने गोल सेट करने चाहिए, प्लान करना चाहिए, सुपरवाइज़ करना चाहिए, वाइल वर्कर्स शुड एग्जीक्यूट टास्क, और सिर्फ वर्कर्स को काम करना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट लीड्स वर्कर्स कोऑपरेट। मैनेजमेंट को लीड करना चाहिए और वर्कर्स को काम करना चाहिए, यानी उनको मैनेजमेंट को वर्कर पे फोकस करना चाहिए, बट उनको काम उनका करना देना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ही emphasized that management sets objectives and workers work together to achieve them, applicable to in industry, organization and even family settings। इसका मतलब ये था, उसने फोकस किया कि जो मैनेजमेंट है उसको ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए और वर्कर को फिर वो अचीव करने के लिए कोशिशें और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। किसी भी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर फैमिली सेटिंग हो, यानी बड़े गोल बनाएंगे और छोटे जो होंगे वो मिलके उसको गोल को सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाउल वर्सेस टेलर आइडियाज़ ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो टेलर ने आइडियाज़ दिए हैं, ये वाले जो हमने पढ़े हैं, और जो फाउल है, हेनरी फाउल ने जो 5 प्रिंसिपल दिए हैं, उनके दरमियान में थोड़ा सा कहाँ फ़र्क है। यहाँ पे हम हेनरी फाउल के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखें। अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट नेम्ड फाउल वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ ऑन मैनेजमेंट दैट द सेम टाइम टेलर आइडियाज़ वर इम्पैक्टिंग अमेरिकन लाइफ। जो टेलर्स के आइडियाज़ थे वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखते थे। उस वक़्त फ्रेंच के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका नाम था फाउल, उन्होंने जो मैनेजमेंट के कुछ आइडियाज़ दिए थे। अनलाइक टेलर हु फोकस्ड ऑन वर्कर्स एंड फैक्ट्री मशीनरी, टेलर की तरह वो फैक्ट्री और मशीनरी पर जो है ना, वर्कर्स पे फोकस नहीं था। फाउल फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मैनेजर। फाउल का फोकस था कि मैनेजर कैसा होना चाहिए। फाउल सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अदर्स ऑपरेशन। फाउल ने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया, उसको दूसरे जो काम है उनसे अलग कर दिया। लाइक प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि इदारा किस तरह से फल दे रहा है, यानी उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। ही एम्फसाइज्ड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं उन पर जोर दिया। फाउल बिलीव्ड अ ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वाज एसेंशियल। फाउल का यकीन था कि एक बेहतरीन किस्म का ट्रेन जो है वो ग्रुप चाहिए इंतज़ामिया का, फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशन, ताकि जो काम है वो बेहतर हो सकें। इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरह से पेचीदा किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस वक्त के साथ बढ़ रही हैं, उसके लिए एक ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। फाउल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग 5 की एलिमेंट्स। उसने ये 5 एलिमेंट्स दिए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें, अभी हम कुछ थ्योरिस्ट पढ़ेंगे उनका क्या किरदार है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या है? रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड लायर्स ऑफ मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इंतज़ामिया के अपने कानून होते हैं, कायदे होते हैं, एक काम करने का तरीका होता है, मैनेजमेंट होती है। इट्स ऑफन एसोसिएट विद गवर्नमेंट ऑफिसेज। इसका ख़ास ताल्लुक गवर्नमेंट के दफातर से, लार्ज कंपनीज से और इदारों से होता है। इन सिंपल टर्म्स, ब्यूरोक्रेसी इज़ लाइक अ मशीन। ब्यूरोक्रेसी एक मशीन की तरह है दैट फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसेस टू गेट थिंग्स डन। जो चीज़ों को होने के लिए ख़ास किस्म के सख्त किस्म के रूल्स को फॉलो करती है। इट कैन बी स्लो एंड सम टाइम फ्रस्ट्रेटिंग। बाज़ का जे कभी स्लो हो जाती है, कभी कभार गुस्सा भी हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। बट इट्स डिज़ाइन टू इंश्योर फेयरनेस। लेकिन इसका काम है कि वो बेहतरीन तरीके से काम करे, कंसिस्टेंसी मुसलसल करे एंड एफिशिएंसी, और बेहतरीन तरीके से। थिंक ऑफ इट लाइक गवर्नमेंट ऑफिस। इसी तरह से आप गवर्नमेंट ऑफिस को देखें, वेयर जो नीड टू फिल आउट फॉर्म्स, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, फॉलो प्रोसीजर, जो लाहे अमल पे अमल करना पड़ता है, एंड वेट इन लाइन, आपको लाइन में लग के टू गेट समथिंग डन, आपको अपनी चीज़ पुट करवानी पड़ती है। दैट्स ब्यूरोक्रेसी एंड एक्शन। तो यही ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे अमल में आती है। अब बढ़ते हैं मैक्स वेबर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया था। वो कहता है, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट था, डिड इम्पोर्टेंट वर्क ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ही थॉट ब्यूरोक्रेसी वाज इंडिस्पेंसिबल। उसका ये मानना था कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लाजिम। अकॉर्डिंग टू वेबर, ब्यूरोक्रेसी शुड बी इम्पर्सनल टू मिनिमाइज द इरेशनल एंड इमोशनल फैक्टर्स। उसके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी को इन चीज़ों से हट कर, यानी रेशनल और इमोशनल फैक्टर से हट कर काम करना चाहिए। दिस वुड लेट ब्यूरोक्रेटिक पर्सनल वर्क विद लेस फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट इम्पार्शियल सर्विसेज टू क्लाइंट्स। इसका ये मतलब है कि ब्यूरोक्रेटिक को अपने पर्सनल काम जो है ना वो काम करने चाहिए, मतलब कि वो जैसे रूल्स और रेगुलर है वैसे ही फॉलो करना चाहिए। एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट इम्पार्शियल सर्विस टू क्लाइंट्स, और एक खास किस्म की महारत और तजर्बाकार किस्म की सर्विसेज जो क्लाइंट्स को वो प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। जी, लूथर और गुल्लक और लिंडल अर्वेक ने स्कॉलर्स थे हु हेल्प क्रिएट व्हाट्स नोन एज द क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का इदारा खड़ा करने के लिए जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल दिए थे, वही उन्हीं की बात हो रही है। दे सजेस्टेड दैट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन व्हाट दे डू। ठीक है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये ग्रुप में मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें क्या करना है, काम क्या करना है, वेयर दे आर, वो हैं कहाँ पे, उनकी लोकेशन किस किस्म के, उसको देखना है, और सिमिलर क्राइटेरिया टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन वर्क बेटर। और इसी तरह से और बहुत से क्राइटेरिया या क्वेश्चंस हैं, उनको सोच के काम करना चाहिए कि ताकि काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट हम चलते हैं मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट कौन है? ये एक पायनियर हैं, अमेरिकन मैनेजमेंट थियोरिस्ट हैं, सोशल वर्कर के नाम से जानी जाती हैं फॉर हर इनोवेटिव आइडियाज़, जिन्होंने बहुत शानदार और इनकलाबी किस्म के आइडियाज़ दिए ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप के हवाले से। शी एम्फसाइज्ड ह्यूमन रिलेशंस, उन्होंने इंसानों के दरमियान में ताल्लुकात पे जोर दिया, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे जोर दिया, एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट, और जो काम करने वाले हैं उनके आपस में इंगेजमेंट और बॉन्डिंग पे फोकस किया। फॉलेट्स वर्क रीडिफाइंड लीडरशिप फोकसिंग ऑन, फॉलेट के मुताबिक लीडरशिप क्या है? पावर विद रादर देन पावर ओवर, मिल के पावर, पावर विद मतलब कि मिल के काम करना है, मिल के पावर का इस्तेमाल करना है। पावर ओवर का मतलब ऊपर से आपने अपनी पावर यानी ताकत पर जोर लगाना है और नीचे वालों से काम करवाना नहीं, मिल के जोर लगाना है, मिल के काम करना है। शी कंसिडर्ड द मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उनको मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्होंने कैसे मैनेजमेंट में काम किया है। मैरी पार्कर फॉलेट वर्क्स वाज यूनिक इन मैनेजमेंट थ्रू बिकॉज शी ब्लेंडेड क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी विद द आइडियाज़ फ्रॉम साइंस। जो क्लासिकल अभी हमने पीछे मॉडल पढ़े हैं उन्होंने उनके साथ ब्लेंड किया था नई चीज़ें, साइंस, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट की ये मदर है ना, तो साइंस को भी इन्होंने शामिल किया। एंड अर्ली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, और जो अभी इंडस्ट्री के साइकोलॉजिस्ट थे उनको भी शामिल किया, उनके आइडियाज़ को भी। शी प्लेड अ बिग रोल इन शिफ्टिंग मैनेजमेंट थिंकिंग अवे फ्रॉम अ रिजिड स्ट्रक्चर टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। उन्होंने जो ख़ास किस्म का एक रिजिड स्ट्रक्चर था, एक सख्त किस्म का स्ट्रक्चर था स्कूलिंग के हवाले से, उन्होंने उसकी तरफ से तवज्जो शिफ्ट करवाई ह्यूमन रिलेशंस की तरफ, विच इज़ नाउ नॉन एज अ कॉन्टीजेंसी थ्योरी, जिसे अब आज हम कॉन्टीजेंसी थ्योरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, फॉलोड सा मैनेजमेंट एज ए सोशल प्रोसेस ट्राई टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। फॉलोड ने जो मैनेजमेंट है उसको एक सोशल प्रोसेस के हवाले से जाना, जो कि एक ख़ास किस्म का इदारा है, एक अथॉरिटी नहीं है, एक अथॉरिटी यानी एक हुकूमत नहीं है, बल्कि ये एक इदारा है कमिंग फ्रॉम टॉप डाउन, जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। इन 1932 शी आउटलाइंड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1932 में उन्होंने 4 किस्म के प्रिंसिपल्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से। फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेशन, जो उसका फोकस था वो बाहिमी ताल्लुक़ था, मिलके काम करना था, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, चाहे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो, रिलेटिव फैक्टर्स इन ए सिचुएशन, आप सिचुएशन के अंदर फैक्टर पे काम कर रहे हैं, एंड सीइंग कोऑर्डिनेशन एज अ डायनामिक, और वक्त के साथ साथ जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग तब्दीलियाँ होती हैं उसके हवाले से। ऑन गोइंग प्रोसेस, या जो चल रहा है प्रोसेस दैट अडॉप्ट द इमरजेंसी, जहाँ पे इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस पे इन्होंने फ्रीडम दी थी, ह्यूमन रिलेशन पे फोकस किया था।
कॉन्टीजेंसी थ्योरी जैसे हमने पीछे पढ़ी है वैसे ही इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिंपल वे में ये क्या है, देयर इज़ अ नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज। कोई एक तरीका नहीं होता किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का, बल्कि इंस्टेड मैनेजर शुड अडॉप्ट देयर अप्रोच बेस्ड ऑन द सिचुएशन। बल्कि मैनेजर को चाहिए कि सिचुएशन और हालात के मुताबिक वो अपनी कोई भी अप्रोच लगाए, यानी जो फिक्स है वो नहीं होनी चाहिए बल्कि डायनामिक। कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक टीम साइज, एनवायरनमेंट, टास्क कम्प्लेक्सिटी, एम्प्लॉय स्किल्स, इनके हवाले से उसको सिचुएशन के मुताबिक हैंडल करना चाहिए कि अच्छा ये इधर काम कर सकता है, ये इधर, ठीक है, उसको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। इट्स अबाउट बीइंग फ्लेक्सिबल, वो लचकदार होता है, एंड एडजस्टेबल मैनेजमेंट स्टाइल, और उसका एक एडजस्ट किस्म का मैनेजमेंट स्टाइल होता है टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द सिचुएशन, जो हालात के मुताबिक किसी भी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। आगे है आइटन मायो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट बिकम मोर कॉमन इन इंडस्ट्री, people realized they needed to understand how human factors impact the production efficiency। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है, ये बहुत कॉमन है इंडस्ट्री के अंदर, और इसने ये बात जाहिर की और इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि ये अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन फैक्टर्स को, किस तरह से वो प्रोडक्ट एफिशिएंसी में काम कर सकते हैं। आइटन मायो एंड अदर्स इंट्रोड्यूस 5 की कॉन्सेप्ट्स, उन्होंने ये 5 दिए थे। मोराल, ग्रुप डायनामिक्स, डेमोक्रेटिक, सुपरविजन, पर्सनल रिलेशन एंड मोटिवेशन, ये 5 किस्म के थे, ठीक है। मोराल यानी कि आपका जो एक लेवल होता है थिंकिंग का, या आपका जो एक इज़्ज़त वक़ार होती है, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है, जो ग्रुप के अंदर तब्दीलियाँ होती हैं वो। डेमोक्रेटिक सुपरविजन कि जमहूरियत किस्म की सुपरविजन होनी चाहिए, सब बराबर। पर्सनल रिलेशन, आपस में आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, और मोटिवेशन, ये 5 किस्म के आइटन मायो ने दिए थे। दीज आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन रिलेशंस स्पेशली ग्रुप डायनामिक्स कॉट द अटेंशन ऑफ अ सोशल एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट स्टडीइंग हाउ पीपल इंटरेक्ट इन ग्रुप्स। इन आइडियाज़ से ह्यूमन रिलेशंस पे फ़ायदा हुआ, वो ग्रुप डायनामिक्स और अटेंशन हुई सोशल बिहेवियर और बिहेवियरल साइंटिस्ट के दरमियान में, ठीक है, और इंट्रैक्शन हुई। इनका भी जो है ना वो कॉन्सेप्ट है वो पीछे जो हमने पढ़ी हैं मैरी पार्कर, उनके जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। 5 एलिमेंट्स इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं रॉबर्ट बैलेस। रॉबर्ट बैलेस वाज अ रिसर्चर हु स्टडीड ग्रुप डायनामिक्स। एक रिसर्चर थे जिन्होंने ग्रुप डायनामिक पर फोकस किया था। ही लुक्ड इनटू हाउ सक्सेसफुल ग्रुप्स वर्क। इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि किस तरह से कामयाब जो ग्रुप है काम करें। ही फाउंड दैट ग्रुप नीड्स पीपल प्लेइंग 2 की रोल्स। इसे देखा कि जो कामयाब लोग हैं या ग्रुप हैं वो 2 किस्म के काम करते हैं। दीज रूल्स हेल्प ग्रुप्स एडमिनिस्ट्रेशन टास्क मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्लास सक्सेसफुल ग्रुप्स नीड पीपल हु प्ले 2 इंपॉर्टेंट रोल्स। कौन कौन से हैं? 1 पर्सन कीप्स द ग्रुप फोकस्ड ऑन गेटिंग द टास्क 1, यानी टास्क ओरिएंटेशन। एक बंदा जिसको जो है ना वो आप ग्रुप पे फोकस कर दें कि उसने टास्क को डन करना है। अनदर पर्सन मेक्स श्योर everyone gets along and relationship in the group stay healthy। और दूसरे को आप इस टास्क दे दें कि उसने जो आपने काम दिया है वो हर कोई अपना प्रॉपर कर रहा है और मिलके ग्रुप में कर रहा है, ठीक है, वो अपने उसने ओरिएंटेशन को मेंटेन करना है। दीज 2 थिंग्स हेल्प ग्रुप वर्क वेल टुगेदर। इस तरह से जो ग्रुप है वो मिलके अच्छा सा काम कर सकेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लीडर और टीम के हवाले से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि लीडर को टीम पे कैसा होना चाहिए। लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गिविंग इंडिविजुअल्स और टीम्स टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। लीडरशिप एक ऐसा अमल है जो असरअंदाज होता है किसी भी जो है इंडिविजुअल पे या टीम पे, उसको गाइड करता है ताकि वो गोल अचीव हो सके। इट इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड एम्पावरिंग अदर्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। ये उनको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और उनमें ताकत पाता है ताकि वो मिलकर काम कर सके अच्छे से। लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्रेट पीपल। लीडरशिप ये नहीं है कि आप लोग सब लोग अच्छे लोग हो जाए, मतलब अजीम लोगों का मजमुआ नहीं है, और बॉसेस या फिर बड़े बड़े जो बॉस हैं उनका मजमुआ नहीं है। टेलिंग अदर्स व्हाट टू डू, जो दूसरों को बताते फिर कि आपने क्या करना है। इंस्टेड इसके बावजूद इट्स अबाउट हाउ लीडर्स इंटरेक्ट विद द टीम मेंबर्स। ये लीडरशिप है ही टोटली वही कि वो एक लीडर्स किस तरह से अपनी टीम से बातचीत करता है, उसका राब्ता कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है। आई होप सो कि समझ आ गई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट वर्सेस ह्यूमन कॉन्सेप्ट। क्लासिकल और ब्यूरोक्रेटिक हमने पढ़े थे ना, व्यूज़ आपने वो माइंड में रखने हैं। या क्लासिकल व्यूज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन स्ट्रक्चर्स और रूल्स, जो स्ट्रक्चर और रूल्स पे फोकस करते हैं। ट्रीटिंग पीपल लाइक अ पार्ट्स,
जो लोगों को एक पार्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, फिट इनटू द सिस्टम, जो सिस्टम में फिट होने चाहिए। इन कंट्रास्ट इसके मुखालिफ ह्यूमन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एम्फसिस पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिलेशन जो है वो फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन को एडजस्ट कर जाना चाहिए। मैनेजमेंट एम्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पे फोकस करती है। एंड गोल अचीवमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग गुड इंटरनल अरेंजमेंट फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नहीं आए कहीं से भी तो आप लोग फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकेंगे, मैं रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट, स्कूल सिस्टम क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्कूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ठीक है, एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, डिवीजन फॉर वर्क होना चाहिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ये तो हमें पता है। स्कूल्स हैव स्पेसिफिक गोल्स दे एम टू अचीव लाइक एजुकेटेड स्टूडेंट्स। आगे है डिवीजन फॉर वर्क, टास्क आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, वही जो हमने पहले बात की, टेलर के अकॉर्डिंग, एंड असाइन टू डिफरेंट पीपल लाइक टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टाफ, कि जो डिसीजन ऑफ वर्क वो कैसे करना है कि आपने एक टास्क जो है ना वो साइन कर देना, एक बहुत से लोगों को उसमें डिवाइड कर देना, फिर वो काम करेंगे। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, स्कूल्स हैव अ स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ कमांड विद क्लियर गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या, स्कूल्स हैव अ रूल्स टू गवर्न इंटरेक्शंस एंड बिहेवियर इंश्योरिंग एवरीवन नोज व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। So these concepts help school run smoothly and effectively. आई होप सो कि ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। वीडियो लंबी होगी, मैं इसको वाइंड अप की तरफ ले चलती हूँ। डैनियल गिफ्ट वाज ए प्रोमिनेंट फिगर इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नोन फॉर हिज लैंडमार्क वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। डैनियल गिफ्ट का भी नाम आता है जिन्होंने जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पे काम किया। हिज रिसर्च एंड थ्योरी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड हाउ स्कूल्स अप्रोच डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। गिफ्ट्स कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस एजुकेशनल लीडरशिप प्रैक्टिसेस। आई सो कि ये इतनी इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस में डाले हैं, आप इसको एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैनियल गिफ्ट्स का क्या है जो है ना वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन 1955 से 1970 तक बहुत सी रिसर्च हुई, बहुत सी थ्योरी डेवलप हुई एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका पब्लिक स्कूल पे फोकस था। तो डैनियल गिफ्ट का जो काम है वो बिग डील है डिसीजन मेकिंग के हवाले से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। रिसर्च शोज़ दैट अंडरस्टैंडिंग पीपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। उन्होंने इंसानी ज़रूरियात जो है ना उस पर इसकी मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्कूल्स आर नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन विद क्लियर ऑर्डर्स एंड रूल्स, इंस्टेड दे डील्स विद लॉट्स ऑफ चेंजेस, अनक्लियर गोल्स एंड लूज कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। स्कूल जो है वो एक रिवायती इदारे नहीं है जिनमें जो एक क्लियर ऑर्डर होगा, रूल्स होंगे, फॉलो किया जाएगा, बल्कि इसके बावजूद इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, इसमें कुछ गोल्स होते हैं जो मिस भी हो सकते हैं, कनेक्शन जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स का आपस में टूट भी सकता है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट थिंग्स लाइक मनी मैनेजमेंट, काउंटिंग स्टूडेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्कूल्स आर यूजुअली मैनेज्ड इन अ मोर ट्रेडिशनल रूल बेस्ड वे। तो जो पैसों का हिसाब किताब है, स्कूल के आने जाने का हिसाब क्या, उसको ट्रेडिशनल वे में चलना चाहिए। सो स्कूल्स आर सीन एज हैविंग टू काइंड्स ऑफ स्कूल सिस्टम वर्क टुगेदर। तो दो सिस्टम्स को मिलकर लेकर चलना यही स्कूल का काम है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस एंड डिसीजंस, क्लैरिफाइंग एंड परसुइंग गोल्स, मैनेजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली, boosting staff productivity, creating a positive work environment, evaluating effectiveness, project a positive image, reporting on progress and responsibility. In short, administration जो है वो आपको हेल्प करती है स्मूथली वर्क करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून।